हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि डाटा हैंडलिंग। तो बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, यानी कि आप यही समझ लीजिए कि आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी क्लास में हर एक बच्चे के गणित में कितने मार्क्स आए। तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं कि आप आंकड़े लेके आ रहे हैं, सबके अलग अलग मार्क्स आए होंगे, आप उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद अब जब आप इसे इकट्ठा कर रहे हैं तो किसी को अगर बताना हो तो बताने का कोई ना कोई तो तौर तरीका आपके पास होगा, या फिर आप उसे सीधे सीधे लिख भी रहे हैं तो वो भी तो एक हैंडलिंग में ही काउंट होगा। तो यही चीजें आपको पढ़नी होती हैं आंकड़ों का प्रबंधन में यानी कि डाटा हैंडलिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रसार। आंकड़ों के उच्चतम और न्यूनतम मानों के बीच के अंतर को प्रसार कहा जाता है, यानी कि जो आपका हाईएस्ट मार्क्स है। फॉर एग्जाम्पल 5 बच्चे हैं, एक के 25 मार्क्स आए और जो लोएस्ट है वो 5 है। तो अगर आपको प्रसार कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 25 में से 5 को माइनस कर देंगे, आपके पास आपका प्रसार आ जाएगा। आगे चलते हैं। उदाहरण 1, 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया है और परिणाम इस प्रकार थे। तो ये आपका, अब इसमें देखिए कि सबसे ऊंची जो है, सबसे ज्यादा हाइट कौन सी लड़की की है। तो उच्चतम मान है आपका 151 का और न्यूनतम मान है आपका 128 का। तो 151 में से अगर आप 128 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा आपका प्रसार जो कि 23 सेंटीमीटर। अब हमारे पास है समांतर माध्य। समांतर माध्य या माध्य केंद्र प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला रूप है। इसका परिकलन संख्याओं के समूह को जोड़कर और फिर उन संख्याओं की गिनती से भाग देकर किया जाता है, यानी कि जो भी आपके पास आपका डाटा है आप उन सबको ऐड कर देंगे, फिर देखेंगे कि वो डाटा कितने लोगों का था, यानी कि कितनी बार आपके पास, मतलब कितने नंबर थे टोटल टाइम्स आपको दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी जिसे हम कह ले। तो आप उन कुल संख्या, जैसे कि 8 आपको परिणाम दिए हुए हैं, वो टोटल कितने 8 है, तो आप इन सबको ऐड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका होता है माध्य। माध्य का मतलब क्या है कि बीच, एवरेज जिसे हम कहते हैं, कि हमें पता चल जाए एटलीस्ट कि आपका एवरेज क्या आया है क्लास का। ठीक है। अब यहाँ पर अक्षर एम समांतर माध्य को दर्शाता है। संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये 7.6, 6.8 ये सब कुछ दिया हुआ है। इन्हें प्लस करेंगे आप सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो भी इनका टोटल सम आएगा, जब आप इन सबको ऐड करेंगे उसे 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आपका माध्य आ जाएगा। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज योर माध्यिका। तो माध्यिका में हम क्या करेंगे कि माध्यिका आंकड़े की श्रृंखला में एक मान है जो आंकड़े के आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, अर्थात बिल्कुल बीच वाले आंकड़े का मान माध्यिका कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि अगर आपके पास 10 नंबर है तो बीच वाला नंबर आपका कौन सा होगा, 5। तो इस तरफ भी 4 नंबर, इस तरफ भी 4 नंबर, पर वो टोटल 10 हुए नहीं, वो 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से, ये देखिए कि कच्चे आंकड़े की आरोही या अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले आरोही यानी कि बड़े से छोटे की ओर या छोटे से बड़े की ओर, पहले तो उसे क्रम में आप उसे वो करेंगे। अगर वो विषम संख्या है तो n+1 करेंगे, क्योंकि विषम में हम 2 इक्वल भागों में विभाजित उन्हें नहीं कर सकते हैं। तो आप उन्हें n+1 करेंगे और फिर उसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो तब आपके पास वो आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास सम है तो फिर क्या करेंगे, आप n/2 करेंगे, और सम वाले केस में आपको 2 नंबर्स लेने होंगे, तो वो सम वाला वो खुद और उसके नेक्स्ट वाला। उदाहरण 4, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले तो पता चल गया कि आपका एक विषम नंबर है। फिर अब आप क्या करेंगे कि आप इन्हें अरेंज करेंगे आरोही क्रम में। तो सबसे पहले 5, फिर 8 8 9 10 12 15। अब विषम है तो n+1 यानी कि 7+1 करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 4। तो अब आप देखिए कि फोर्थ वाले पोजीशन पर कौन है, 1 2 3 4। तो फोर्थ पोजीशन पर आपका 9 है, तो आपका जो माध्यिका है वो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। उदाहरण 5 देखते हैं। 10 विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार हैं। तो ये उनके अंक है। पहले हम इन अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 है, तो अब 1 2 ये आपका n है, n/2 करेंगे आप तो आंसर आएगा 5। आपको 5 वाला भी देखना है और 6 वाला भी देखना है। तो 5th वाला पद कौन सा है आपका, वो है आपका 66। और जो छठा पद है यानी कि छठे नंबर पे कौन आ रहा है, 62। आप इन दोनों को प्लस करेंगे और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 64 जो है वो आपका माध्यिका बन जाएगा। अब हम बात करें बहुलक की। कभी कभी केंद्रीय प्रवृत्ति का एक और उपाय बहुलक प्रयोग किया जाता है, जो अधिक सुविधाजनक और व्यापार और उद्योगों में सबसे अधिक उपयोगी है। अधिकतम आवृत्ति वाले
अवलोकित मान को बहुलक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बहुलक सबसे अधिक बार प्रयुक्त हुआ मान है। रेडीमेड परिधान और जूता उद्योग इस उपाय का उपयोग कर अधिक मांग वाले कॉलर आकार जूते का नंबर का उत्पादन ज्यादा करते हैं। यानी कि आपको ये पता चल जाएगा बच्चों की डिमांड किसकी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जनरल बेसिस पे देखेंगे कि कभी कभी जो बहुत बड़ा पैर होता है या बहुत ज्यादा छोटा पैर होता है, उसके जूते आपको आसानी से नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल साइज जो बिलोंग करता है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, तो उसकी जो आपकी सप्लाई की जाएगी वो बहुत ज्यादा की जाती है, क्योंकि उसकी डिमांड है ऑब्वियसली। तो निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर देखना है कि सबसे ज्यादा रिपीट क्या हुआ है। तो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है आपका 15, तो यही आपका बन जाएगा बहुलक। ओके, आगे चलते हैं। अब बच्चों आपके पास है आपकी प्रश्नावली 11.1, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमने अपने 3 फॉर्मूलाज देखे थे। एक हमारा प्रसार था, फिर हमने बात करी थी माध्य की, और फिर हमने बात करी थी किसकी, हमने बात करी थी माध्यिका की। तो यहाँ पर आप इन सबको ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो भी आपका आंसर आएगा उसे 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम इनसे देखते हैं। अब आप इन्हें भाग दे देंगे 10 से, जो भी आप ऐड करके, तो वो हो जाएगा आपका माध्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2, एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों ने नीचे दिए गए स्कोर बनाए, स्कोर का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सेम आपको यही करना है कि आपको इन सबको ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है, तो आप इन्हें ऐड कर देंगे और इसे 11 से, फिर जो भी आंसर आएगा उसे 11 से डिवाइड कर देंगे। आगे चलते हैं। इसके अलावा माध्यिका और बहुलक भी ज्ञात कीजिए, ये तीनों समान हैं। तो यहाँ पर अगर मैं माध्यिका की बात करूं, तो पहले तो आपको इन्हें अरेंज करना होगा आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा 6 15 100 नहीं 6 है, फिर होगा आपका 8, फिर होगा आपका, सॉरी 6 भी नहीं है, 5 है सबसे छोटा। सबसे पहले 5 है, उसके बाद 6 है, फिर आपका 8 है, 8 के बाद आपके पास 9, फिर 15, 15 के बाद और कोई 15 नहीं, 15 से पहले 10 है, 10, फिर 15, एक और बार 15, 15 के बाद आपके पास है 50, 50 के बाद 80, 80 के बाद 100, और 100 के बाद 120। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और आपका बहुलक हो जाएगा 15। ठीक है, माध्यिका की बात करें तो ये 11 है, तो 11 आपको आपने देखना है कि 11th में आपका 11 प्लस 1 क्या होगा, 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। सो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपका 15। आपका बहुलक भी 15, माध्यिका भी 15 है, आपका बहुलक भी 15 है, और जो आपका माध्य है वो तो आप कैलकुलेट कर कर बताओगे कि वो 15 आया है या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, 10 छात्रों के गणित में अंक आपके ये हैं। आप प्रसार कैलकुलेट कीजिए, समांतर माध्य कैलकुलेट कीजिए, माध्यिका कर लीजिए और बहुलक कर लीजिए। तो सबसे पहले तो अरेंज करते हैं हम आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा नंबर अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है 70, उसके बाद है किसी और का कोई 70 नहीं आया, तो उसके बाद आपका आ जाएगा 71, 71 के बाद है आपका 72, 72 के बाद है आपका 81, फिर 82 है, 82 के बाद आपका 85 है, फिर आपका 86 है, 86 के बाद है आपका 90, 90 एंड 92। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर आपका जो बहुलक है वो तो है आपका 90, क्योंकि 2 बच्चों के 90 आए हैं, सबसे ज्यादा यही फ्रिक्वेंट रिपीट हुआ है। माध्य का बात करें 10 बच्चों की है, तो फिर आप 10 को पहले 5वां नंबर देखेंगे, 1 2 3 4 5 82, 6 देखेंगे 85, और जो इनका सम होगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 87, 88 होता है आपका 160, 160 में आप 7 प्लस करेंगे, 167 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका माध्यिका।
फिर आप बात करें समांतर माध्य की, तो इन सबको ऐड करेंगे और 10 से भाग दे देंगे तो आपके पास समांतर माध्यिका आ जाएगी। हाईएस्ट यहाँ पर 92 है और आपका लोएस्ट यहाँ पर 70 है, तो आपका आंसर आएगा 2 और 9 में से 7 गए 2, तो 22 आपका प्रसार आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लड़कियां एक नाव की यात्रा पर हैं, उनका भार नीचे तालिका में दिया गया है। 5 लड़कियों का कुल वजन ज्ञात कीजिए। तो आप इन सबको प्लस कर देंगे तो कुल वजन आपको पता चल जाएगा 5 लड़कियों का, 50 50 100। तो देखिए एक नॉर्मल सा लॉजिक है, ये 100 हुआ आपका, ये 100 और 160, 160 में अगर आप 48 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 248 एंड 248 प्लस 11, सो 249 एंड 239 टोटल इनका कुल वेट आएगा। उसके बाद यदि नाव 260 किलो का भार सहन कर सकती है तो इन लड़कियों का कुल भार नाव की सीमा में है। हाँ जी, सीमा में है क्योंकि 239 कम है। फिर उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो सबको प्लस कीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। कौन सी लड़की सबसे कम भार की है? तो 48 किलो की रेहाना, ये आपके सबसे कम भार की है। उसके बाद माध्य का भार ज्ञात कीजिए, तो माध्य का भार 5 है, तो 5 को डिवाइड करेंगे अगर हम 5 प्लस 1 करेंगे तो आएगा आपका 6 एंड 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3, 1 2 3, तो कविता जो है वो 53 वो मिड में आ रही है। तो इस तरीके से आप इन्हें, सॉरी 53 पहले अरेंज करना पड़ेगा आपको ये आरोही क्रम में। तो सबसे पहले है 48, तो ये पहला है, फिर ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, तीसरे के लिए आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 53 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपके पास अभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि जो भाज्य ना हो, ऑड नंबर जो डिविजिबल ना हो, तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। फिर बोला प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो 50 पूर्ण, तो वो उसी तरीके से सीक्वेंस में होगी। 50 को 2 से भाग करेंगे तो 25 और 26 नंबर आपको दोनों देखना पड़ेगा। तो 25 जमा 26 और आप इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आएगा 51 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रायिकता का सिद्धांत। अब ये प्रायिकता का सिद्धांत क्या है, चलिए इसे समझते हैं। आइए हम निम्नलिखित क्रियाकलापों को प्रदर्शित करते हैं जो प्रायिकता के सिद्धांत को समझने में हमारी सहायता करेंगे। एक सिक्का लीजिए और एवं इसे हवा में ऊपर उछालिए और नोट कीजिए कि कितनी बार हेड व टेल आता है। अपने प्रशिक्षणों को निम्नलिखित सारणी के रूप में नोट कीजिए। आप यहाँ पर सिंपल सी बात समझेंगे कि ये आपका प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज हो सकती है, नहीं हो सकती। आप कल स्कूल जा भी सकते हो और आप कल स्कूल नहीं भी जा सकते। अगर आपकी तबीयत खराब नहीं है तो ज्यादा चांसेस है कि आप चले जाएंगे स्कूल, लेकिन अगर एंड ऑफ द मोमेंट आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो कम चांसेस है। यहाँ पर बच्चों आपको ये देखना होता है कि आउटकम क्या आ जाएगा आपका। अगर आप सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, बंदर तो आएगा नहीं क्योंकि बंदर उसमें है भी नहीं। तो ये होती है आपकी क्या, प्रायिकता का सिद्धांत। आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रयोग 2 दिया है हमें और यहाँ पर पासे को फेंकने जाने वाले, तो 1 से 6 की संख्या है तो 1 से 6 तक नंबर आ सकते हैं, बार बार 2 आ सकता है, बार बार 3 आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा वो 1 से 6 के बीच में ही आपका आएगा। यहाँ पर इस प्रयोग को 30 से 40 बार दोहराइए और प्रशिक्षणों को ऊपर दी गई सारणी में नोट कीजिए। प्रत्येक स्थिति में अग्रलिखित गुणनखंडों के मान को भी ज्ञात कीजिए। जितनी बार संख्या 1 आती है और कुल जितनी बार पासा फेंका गया है, तो आपकी जो एक संख्या है वो 5 बार, और मतलब एक नंबर कितनी बार आया, जो एक नंबर है आपका 5, ठीक है, और फेंका कितनी बार था 20, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी को देख लेंगे। आगे चलते हैं। प्रयोगात्मक प्रायिकता। माना कि एक अनियमित प्रयोग के कुल प्रशिक्षणों की संख्या n है, जब एक फल e के घटित होने की प्रयोगात्मक प्रायिकता Pe की निम्नवत प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। तो आप इसे क्या करेंगे कि ये आपका प्रशिक्षण है और ये कुल संख्या है, आप उसे डिवाइड कर देंगे। यानी कि आपने पासा कितनी बार फेंका, यानी कि आपके पासे में कितने नंबर है, टोटल 6, और 2 के आने के चांसेस कितने हैं, तो 1 ही होगा। 2 के आने के चांसेस 2 बार, तो मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते ना हम कि जो आपका 2 है वो आ ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आप ये बता देंगे, ठीक है। एक सिक्के को 40 बार उछालते हैं जिसमें 5 बार हेड प्राप्त होता है। एक सिक्के को अनियमित रूप से उछालने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए, हेड की टेल की। तो आपने उसे क्या करा है, 40 बार करा है और आपका क्या आया है, 40 बार में से 5 बार आपका हेड आया है। तो 40 में से अगर आप 5 को माइनस कर देते हो तो इसका मतलब क्या है कि 35 बार आपका टेल आया है।
तो जब आप बात करेंगे हेड की तो वो तो हो जाएगा 5/40, और जब आप बात टेल की करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 35/40। उदाहरण 11, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 50 गेंदों में 11 बार बाउंड्री मारता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें वह बाउंड्री मारता है। तो 11 बार उसने बाउंड्री मारी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 50 में से अगर 11 बार को माइनस कर देंगे तो इतनी बार उसने बाउंड्री नहीं मारी है, तो वो आएगा 39। तो बल्लेबाज द्वारा बाउंड्री मारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी 11/50, और नहीं क्या हो जाएगी, जब नहीं मारी तो 39/50। सिंपल। आगे चलते हैं और अब आपके पास है आपकी प्रश्नावली 11.2। एक सिक्के को निम्नलिखित बारंबारता के साथ 70 बार उछाला जाता है। हेड आया 36 बार, टेल आया 34 बार। तो जब सिक्के को अनियमित रूप से उछाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक हेड की और एक टेल की। तो 70 बार उछाला तो ये आ गया आपका। अब अनियमित बार उछाला है, यानी कि आपको भी नहीं पता कि जब सिक्के को अनियमित रूप से उछाला तो कुछ भी हो सकता है बच्चों। आप यहाँ पर कह दीजिए कि 70 बार, यानी 70 की 70 बार ही आपका ऐसा हो सकता है कि आपका हेड ही आ जाए, जो कि इम्पॉसिबल केस है, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप यहाँ पर इक्वल इक्वल भी कर सकते हैं। ये हेड की हो जाएगी, इसे कॉमन ले लें तो 36/70, और टेल के लिए आपकी हो जाएगी 34/70। आगे चलते, एक पासे को 250 बार फेंका जाता है और परिणामों को निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है। तो परिणाम 1 में बारंबारता आती है 25, 2 में 20, 3 में 50 बार आ रहा है, 4 आपका 25 बार आ रहा है, 5 आपका 80 बार आ रहा है, और 6 आपका 50 बार आ रहा है। तो यदि पासे को अनियमित रूप से फेंका जाए तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए 3 की। तो 3 कितनी बार आया, 50 बार। कितनी बार फेंका था, 250 बार। तो हो जाएगा ये 1/5 जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे। 5 की, तो 5 आपका है 80 बार, तो 80/250 कर देंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। विषम संख्या की, तो विषम संख्या आपकी है 3, 5, ठीक है। तो ये 50 जमा 80, तो ये नहीं 25 भी है, मतलब एक भी है, तो 25 जमा 25 75, 25 जमा 5 50, 75, और 75 में अगर आप 80 को जोड़ते हैं तो 80 होता है आपका 160, 160 में से 5 माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 155। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 155/250, ठीक है। प्रश्न 3, एक डिब्बे में 2 रंगों हरा व सफेद के कंचे हैं। मैंने एक सफेद कंचा निकाला है। मैं आंखें बंद कर कर एक और कंचा निकालता हूँ, कितनी प्रायिकता है कि मैं कंचों का एक जोड़ा बना सकूंगा। तो यहाँ पर देखिए 2 ही रंग है, हरा और सफेद, तो यहाँ पर आपकी आधी ही प्रोबेबिलिटी है, या तो आपको दूसरा सफेद कंचा मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। प्रश्न 4, 2 सिक्के एक ही समय पर 100 बार उछाले जाते हैं और परिणामों को निम्नलिखित रूप से लिखा जाता है। यदि सिक्कों के समान जोड़े को अनियमित रूप से उछाला जाए तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 हेड, तो 2 हेड की आपकी हो जाएगी, कितनी बार उछाला है, 100 बार, तो हेड के लिए हो जाएगा 15/100। एक हेड के लिए हो जाएगा। अब आपसे पूछा है 2 हेड प्राप्त करने की और एक हेड प्राप्त करने की होगी 25/100, और कोई हेड नहीं प्राप्त करने की हो जाएगी 60/100। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे, तो इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। एज सच इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं था, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जो कि डिटेल में आपको समझने, एंड दैट्स मोर देन इनफ फॉर दिस चैप्टर। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका दिन बहुत ज्यादा मजे में हो। बाय बाय बच्चों।